नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक टॉपिक है समावयवता, मतलब कि आइसोमेरिज्म कहते हैं उसे। उस आइसोमेरिज्म को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि समावयवता क्या होती है, कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, और सारे प्रकार के नाम जानेंगे और सब में हल्का फुल्का कुछ डिटेल करने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में उसको अगली वीडियो में हम लोग एक एक समावयवता और उसके आधार पर जितने भी उदाहरण आते हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आज चलिए देखते हैं कि क्या होती है समावयवता। एक बेसिक डिफिनीशन देखेंगे और इसका एक बेसिक एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं उनको ध्यान से समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या होती है समावयवता या आइसोमेरिज्म। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर नाम की बात करें तो नाम है सम प्लस अवयव और ता। तो देखिए तीन चीज है, अगर इन तीनों को, सम को, अवयव को और ता को मिला देंगे तो हो जाएगा समावयवता। ठीक है, सम मतलब हो गया बराबर, मतलब एक समान, एक समान, एक समान, एक समान मतलब सेम टू सेम। ठीक है, अवयव मतलब होता है एलिमेंट या पद। ठीक है, और ता मतलब होता है आदत या हैबिट। ठीक है, ऐसे हम समझ लेते हैं इसको। मतलब जब दो जगह या दो से अधिक जगहों पर एक समान अवयवों से मिलकर बना हुआ कोई रासायनिक यौगिक होगा, तब उन सभी को हम एक दूसरे का समावयवी कहेंगे और एक दूसरे के समान होना कहलाएगा समावयवता। मतलब देखिए यहाँ पे समावयवता का मतलब हो गया एक समान पदों का होना। ठीक है, एक समान एलिमेंट के होने की आदत। ठीक है, मतलब अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उन सभी की संरचनाएं, मतलब कि ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर अगर अलग अलग होगी, तब हम उन दोनों को एक दूसरे का समावयवी या आइसोमर कहेंगे। यह घटना समावयवता कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि समावयवता को सबसे पहली बार कौन परिभाषित किया था या कौन समावयवता को बताया था। ठीक है, तो उनका नाम याद रखिएगा, बर्जीलियस। उनका नाम क्या है दोस्तों? बर्जीलियस साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने पहली बार आइसोमर शब्द का प्रयोग किया था। आइसोमर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम है? बर्जीलियस। ठीक है, अब देखिए समावयवता के थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं हम लोग। कैसे समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं या इन दोनों में समावयवता होती है। जैसे देखिए, सपोज करिए आप पिछले दिनों जब IUPAC पढ़ रहे थे तो उसमें एक यौगिक देखे थे, जैसे कि यौगिक कौन था? देखिए CH3 CH2OH। अगर आप इस यौगिक को देख लें, इस यौगिक को, तो इसमें देखिए OH समूह है। OH समूह को हम लोग हाइड्रॉक्सी समूह कहते थे, और जब इसका IUPAC नाम लिखते थे तो कार्बन परमाणुओं के नाम के अंत में आल लगाते थे। आल मतलब यहाँ पर कितने कार्बन है? एक और एक, दो कार्बन है। दो कार्बन को कहते हैं एथ, और इनके बीच में जब देखेंगे आप तो एक एक बंध आएगा, तो एथ और अंत में लगाएंगे एन। ठीक है, क्योंकि एक एक बंध है तो एथेन हो गया, और OH है इसलिए अंत में लगाएंगे आल, मतलब एथेन नाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एथेनॉल। अभी इसी की तरह का एक दूसरा यौगिक बनेगा। देखिए उसको भी हम लोग बना देते हैं CH3OCH3। ठीक है, ये देखिए ये भी एक रासायनिक यौगिक है जिसमें यह O समूह बीच में आया है। जब O समूह बीच में आता है और किनारे किनारे कार्बन होते हैं, तब ऐसे यौगिक को हम लोग ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, यह ईथर हो गया, यह एल्कोहल हो गया। लेकिन ये दोनों तो दो यौगिक हो गए ना, लेकिन इन दोनों का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आइए उसको भी देखते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला में गिनते हैं कि ये जो कार्बन है वो इस पूरे में कितनी बार ये कार्बन है। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब दो बार कार्बन हो गया। दो बार इधर भी है क्या? तो इसमें भी देख लेंगे, एक बार, एक बार, दो बार है। मतलब इसमें भी कितने कार्बन है? दो कार्बन है। अब उसके बाद तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन दो पाँच और एक, 6 हाइड्रोजन होगा। ऊपर वाले में 6 हाइड्रोजन है, नीचे वाले में भी है कि नहीं देखेंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, नीचे भी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ऊपर एक ऑक्सीजन है और नीचे भी एक ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दें तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र मतलब इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर
फार्मूला, थोड़ा सा अलग लिखेंगे फार्मूले को, फार्मूला और मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, इस यौगिक का और इस यौगिक का। ये क्या था, ये है एल्कोहल, क्या है दोस्तों, एल्कोहल। ये क्या है, यह है ईथर, ठीक है। ये दोनों यौगिक अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है। तब दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे का समावयवी कहेंगे, आइसोमर कहेंगे, और इन दोनों का एक समान होने की घटना कहलाती है समावयवता, ठीक है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप इनको देख पा रहे होंगे, ठीक है, इनको देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, 2 बार डबल बॉन्ड है, ठीक है। इनको हम कहते थे डाइईन, 4 कार्बन है तो ब्यूटाडाइईन इनका नाम हो जाएगा, ठीक है, आईयूएससी नाम। जब आप आईयूएससी पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कर दिए CH3, ठीक है। अब देखिए यह दूसरा यौगिक हो गया। दूसरा यौगिक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बंधन किया, यह एल्काइन हो गया, और यहाँ पे 2 बंध है, ठीक है, तो ये एल्कीन हो गया। एल्कीन में 2 बार डबल बॉन्ड है, इसलिए डाइन कहते हैं उसे, ठीक है। ये हो गया डाइन, ये हो गया एल्काइन, मतलब ये 2 यौगिक हैं, और दोनों यौगिकों का अगर अणुसूत्र समान रहेगा तब इनमें भी समावयवता होगी, ठीक है। आइए चेक करते हैं क्या इनके भी अणुभार एक जैसे हैं, सॉरी अणुसूत्र एक जैसे हैं। तो देखिए इनका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। क्या इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन। ऊपर कुल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। नीचे कितने हैं, 3 3 6, नीचे भी 3 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ऊपर कोई ऑक्सीजन है, नहीं है, नीचे और कोई है, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, C4H6 क्या हो गया, इसका और इसका, इन दोनों का क्या हो गया, अणु सूत्र हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का जब अणु सूत्र समान हो जाएगा तब हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इसका समावयवी ये और इसका समावयवी ये, मतलब कि इसका आइसोमर ये हो गया और इसका आइसोमर ये हो गया। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो गए, समावयवी हो गए, और इन दोनों का एक जैसा होना, इन दोनों के अणुसूत्र का एक जैसा होना समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो यही है दोस्तों समावयवता, ठीक है। मतलब समावयवता मतलब इन दोनों में सम अवयव हैं, सम मतलब बराबर, अवयव मतलब एलिमेंट। इन दोनों में कितने एलिमेंट हैं, यही दोनों एलिमेंट हैं, मतलब एलिमेंटों की संख्या दोनों में समान है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। यही घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि समावयवता कितने तरह की होती है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए फटाफट, समावयवता ये कितने तरह की होती है, तो ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती है दोस्तों। कितने तरह की होती है, 2 तरह की। देखिए जो पहला होता है उसे हम कहते हैं संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरी क्या होती है दोस्तों, दूसरी को कहते हैं त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। देखिए चूंकि आप 11 में जब इसे पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा कम पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ी सी बड़े क्लास में जाएंगे तब आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होता है, ठीक है। इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता कहते हैं, या इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये समावयवता अब से 5 तरह की होगी। जैसे देखिए होती है क्या, स्थान समावयवता। अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक समावयवता कितने तरह की होती है, तो ये 6 तरह की होती है, ठीक है। 5 तरह की सबको पढ़ाया जाता है, हम एक अलग तरीके की बताएंगे। कुल मिलाकर 6 प्रकार की हो जाएगी। कौन समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहली कौन है, स्थान समावयवता, ठीक है। दूसरी कौन है, देखिए श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला
समावयवता। ठीक है, अगली कौन है? तो क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगला क्या है? चलावयवता। क्या है? चलावयवता। ठीक है, अगला क्या है? मध्यावयवता, मध्यावयवता। ठीक है, नाम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, और अगला है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है, ठीक है, सही कर लीजिएगा। रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फिर से सुन लीजिए, इन्हें कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, इन्हें कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इन्हें कहते हैं टाटोमेरिज्म, इसे कहते हैं मेटामेरिज्म, और इसे कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछा जाता है कि टाटोमेरिज्म या फिर चलावयवता, या इसका दूसरा नाम होता है कीटो इनाल समावयवता। सब नाम नोट करिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि चलावयवता या टाटोमेरिज्म की खोज किसने किया था? तो किया था लार नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? तो कीटो इनाल समावयवता। ठीक है, इस इतने तरह का, मतलब कि 6 तरीके की समावयवता हो गई, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि स्थान समावयवता कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से उदाहरण होते हैं जो स्थान समावयवता के अंदर आते हैं। तो उसी तरह से लगभग सभी के एग्जाम्पल्स को अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि त्रिविम समावयवता क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो समावयवता ये 2 प्रकार की है, तो दोनों प्रकार की परिभाषा क्या होगी? ठीक, ये तो जानना जरूरी है ना। समावयवता आप जान गए कि 2 या 2 से अधिक यौगिक रहेंगे, उन सभी का अणुसूत्र एक जैसा रहेगा, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कहेंगे क्या, जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों किंतु उनकी संरचनाएं अलग अलग हों, संरचनाएं अलग अलग हों, उनके परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग हो, ठीक है, और उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग हों, तब हम उन दोनों को एक दूसरे का समावयवी कहेंगे और ऐसी घटना को समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब समावयवता 2 प्रकार की होगी मुख्य रूप से। पहली कौन होगी? संरचनात्मक समावयवता। दूसरी कौन होगी? त्रिविम समावयवता। अब फिर से जब देखेंगे संरचनात्मक समावयवता कितने तरह की होगी, तो 6 तरह की होगी, और फिर से देखेंगे अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता कितने तरह की होती है, तो 3 तरह की होती है मुख्य रूप से। देखिए, पहली क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी प्रकाशीय समावयवता। क्या हो जाएगी? प्रकाशीय समावयवता, मतलब इसको कहते हैं यवता, इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता, मतलब कि इसे कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे दोस्तों? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और लास्ट वाली क्या होती है? ये होती है रोटेशनल या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसे इंग्लिश में ही लिखें तो सही रहेगा, रोटेशनल या कन्फॉर्मेशनल, इसे कहते हैं कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, ऐसे इंग्लिश समझने के लिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी इतना ही नहीं है, और डिटेल है। जैसे अगर डिटेल की बात करें तो और क्या है? देखिए दोस्तों, जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें कोई भी रासायनिक यौगिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पाता है, ठीक है, जब कोई भी रासायनिक यौगिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब कि समतल ध्रुवित प्रकाश के पास जाता है, तब अपने यौगिकों को या अपने से जुड़े हुए परमाणु या परमाणु समूहों को या तो दाहिनी ओर या तो बाईं ओर मोड़ लेता है। जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपने व्यवहार को दर्शाते हैं या अपने परमाणुओं को दाईं अथवा बाईं ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, या उन्हीं यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई यौगिक अपने परमाणु समूहों को पीपीएल के प्रति दाएं ओर मोड़ता है, तब हम उसे डी
तब हम उसे डी समावयवी कहेंगे। अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तब हम उसे यल समावयवी कहेंगे। मतलब कि डी यौगिक और यल यौगिक या प्लस अथवा माइनस यौगिक से दिखाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में डिटेल उदाहरण के साथ समझाने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि ये किन किन यौगिकों में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इधर कोई जुड़ जाए, इधर कोई जुड़ जाए, यहाँ पे कोई जुड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए और कहाँ पाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए जब कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हो डबल बॉन्ड के तहत, ठीक है, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होती है, तो नाइट्रोजन 2 बंध इधर बनाएगा, 1 उधर बनाएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा, आप रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाले लेसन में पढ़े हैं। तो जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब भी उसमें ज्यामितीय समावयवता पाई जाएगी। ठीक है, एक और कंडीशन है, जब यन यन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तब भी उसमें ज्यामितीय समावयवता पाई जा सकती है। अब देखिए ज्यामितीय समावयवता के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इधर लिख देते हैं। देखिए ज्यामितीय समावयवता के अंदर आपको पढ़ना है सिस एवं ट्रांस समावयवता क्या होती है। सिस और ट्रांस यौगिक क्या होते हैं। कब किसी यौगिक को आप सिस यौगिक कहेंगे या समपक्ष यौगिक कहेंगे, कब किसी यौगिक को आप ट्रांस यौगिक कहेंगे या विपक्ष यौगिक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना है ई और जेड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ई और जेड नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किसमें, ज्यामितीय समावयवता के अंदर, उनको भी आप सीखेंगे। आर और एस नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इनको भी आप सीखेंगे। आर और एस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे दोस्तों, ज्यामितीय समावयवता के अंदर। ठीक है, अगर बात करते हैं कन्फॉर्मेशनल, ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होती है या रोटेशनल क्या होती है, तो इसमें भी आपको एक अलग तरह की समावयवता देखने को मिलेगी जो सिस और ट्रांस की ही तरह होगी, लेकिन थोड़ा सा अलग होगी, जो जिसमें आप पढ़ते हैं बोट फॉर्म एवं चेयर फॉर्म। ठीक है, किसी भी एल्केन का या एथेन का बोट और चेयर फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस तरह की संरचना समावयवता आपको कहाँ मिलेगी देखने को, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आशा करते हैं आपको एक बेसिक सा लेसन के बारे में नॉलेज हो गया होगा और पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं, क्या, समावयवता के उदाहरण से शुरू करेंगे और फिर संरचनात्मक समावयवता के अंदर इन सभी को एक एक बारी बारी करके पढ़ेंगे और उनके उदाहरण को भी साथ में लेते चलेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझना है पूरा लेसन तो आप इस बेसिक चीज़ को ध्यान में रखिए और इसी बेसिक के आधार पर आगे की हेडिंग को ध्यान से आपको समझना होगा उदाहरण के साथ, और एक एक हेडिंग में कम से कम 4-4, 5-5 उदाहरण हम लोग देते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो गई हुई हैं, अपलोड की गई हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद यही करेंगे कि आप चैनल पर नियमित बने रहेंगे और पहले से भी वीडियो को देखा करते होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और फिर मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।